जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष प्रसाद, लर्निंग वेब से। मैं सबसे पहले यूरोप में नेशनलाइजेशन जो हुआ था उसके बारे में मैं बताया, उसके बाद एमसीक्यू की बात है। अब देखिए, एमसीक्यू के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एमसीक्यू जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है और सोच के, क्योंकि फोन में से एक ऑप्शन मिलता है तो उसको कैसे करना है, उसमें क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें पहले कभी नहीं लिखा रहता है, तो उसमें इनमें से कोई नहीं है तो नहीं को टिक करके फिर उसके बाद ध्यान से पढ़ के उसका आंसर दीजिएगा, तो फिर गलती हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में चलिए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, नेशनलिज्म इन यूरोप में जो बहुत सारे डाइवर्स सोसाइटी थी। ठीक है, उसमें कंजर्वेटिव और लिबरल दोनों में संघर्ष चल रहा था। कंजर्वेटिव पुराने जमाने की सोच थी, चर्च होने चाहिए, बहुत सारा चीज है, प्रॉपर्टी सिक्योर होना चाहिए, फैमिली सिक्योर होना चाहिए, बहुत सारी चीज है उसमें। तो चलिए, लिबरल की सोच जो आजकल की सोच है, जो अच्छी सोच नेशनल स्टेट बनाने के लिए, नेशनलिज्म सबको इकट्ठा करके एकजुट होने की और एकता को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा हम एमसीक्यू और एक एक लाइन देख जाइए, कहाँ से पूछेगा, हम तो डाल तो हम पात पात है कि नहीं। चलिए चलते हैं, कर डालते हैं इसको। देखिए, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन जो हुआ 1789 में, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हुआ। पूछ देगा फर्स्ट एक्सप्रेशन कब हुआ, इसका फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में। और ये क्या है, 1848 फ्रेडरिक शर्यू कैसे आर्टिस्ट थे, फ्रेंच आर्टिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद 4 प्रिंट्स बनाया। ड्रीम क्या था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का ड्रीम था। पूछ देगा ड्रीम कैसा था उनका, 4 ऑप्शन दे देगा इसमें। यूरोप अमेरिका पीपुल, यूरोप और अमेरिका के पीपुल थे। कौन से पीपुल थे वहां पे जो घूम रहे थे, जो लिबर्टी थी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो उसके कौन इर्द गिर्द घूम रहे थे और कौन एक लॉन्ग ट्रेन में चल रहे थे, तो यूरोप और अमेरिका के ये पीपल थे। ठीक है, फैमिली फिगर लिबर्टी को दर्शाता है, जो भी एलेगोरी बनाया हुआ था। तो जर्मन में जर्मेनिया होता है, फ्रेंच में, तो ये अलग अलग स्टेट में था, अलग अलग। तो इस तरह से हम, जैसे यहाँ पे भारत में बोला जाता है, तो उस तरह से अलग अलग थे। उसके बाद इनलाइटमेंट चार्टर ऑफ इनलाइटमेंट का और चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन का इसमें था, मतलब उसका हाँ एक हाथ में लिए हुए था। इनलाइटमेंट मींस प्रोग्रेस का, ठीक है, जागृति। तो इस तरह से होता है। फिर रिमेंस जो एब्सोल्यूट लोग का इंस्टीट्यूशन था, उन लोग का रिमेंस था। तो ये भी पूछ सकता है कि रिमेंस किसी का था, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का था। ठीक है, उसके बाद जो सोरियो का जो विजन था, जो आर्टिस्ट थे उनका, फ्रेंच आर्टिस्ट उनका विजन क्या था, तो यूटोपियन विजन था, यूटोपियन विजन। ठीक है, ऑलरेडी नेशन स्टेट कौन कौन थे स्विट्जरलैंड और अमेरिका उस समय बन गए थे। जो यहाँ गए थे वहां पे देख के आए थे, फिर यहाँ पे ड्राइंग किए, पेंटिंग किए। तो उसमें जो ऊपर से हेवन से देख रहे थे, तो सेंट थे, क्रिस्ट से, एंजल से। और एक डाल देगा, क्या थे इनमें से, कोई नहीं था, कोई था क्या, पूछ देगा। तो ये क्या दर्शाता था, फ्रैटर्निटी अमंग द नेशन को दर्शाते हैं। तो ये भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद देखिए, मल्टी डायनेस्टिक स्टेट से ये सब नेशन स्टेट बनने के लिए जा रहे थे। तो ये भी पूछ सकता है किस तरह के स्टेट थे, तो मल्टी डायनेस्टिक स्टेट थे और नेशन स्टेट बनने को थे। फिर उसके बाद स्ट्रगल, बहुत सारा एक्शन हुआ है, बहुत सारे स्ट्रगल हुए और लीडर एक्शन हुए और कॉमन पीपल उसके बारे में बता देते। तो ये भी पूछ सकता है कि वहां पे कौन कौन से कैसे कैसे इस स्ट्रगल को कैसे लाया गया। तो 3 ऑप्शन देके उसमें एक और ऐड कर देगा, दूसरा तो आपको बताना पड़ेगा। फिर फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था। तो ये एब्सोल्यूट मोनार्क का स्टेट था और ये एब्सोल्यूट मोनार्क जो थे सोवरेनिटी को लाना चाहते थे। तो इस तरह से भी पूछ सकता है। फिर देखिए, जो फादरलैंड था वहां पे, जैसे यहाँ भारत माता बोलते हैं, वहां पे ला पार्टे बोलते थे फादरलैंड को, और ली सियोटियन बोलते थे सिटीजन को। तो ये भी पूछ सकता है कि सिटीजन इज रिप्रेजेंटेड एज लियो सियोटियन। ठीक है, उसके बाद स्टेट असेंबली क्या बन गया, रात में आके नेशनल असेंबली बना दिया गया। ठीक है ना, लुइस भाग गया था। तो ठीक है, उसके बाद अब देखिए हिम कंपोज किए गए। ठीक है, और नेशनल असेंबली क्या है, तो असेंबली ऑफ दिस बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन का है। एक्टिव सिटीजन वोट देते हैं ना, तो इसीलिए एक्टिव सिटीजन का हो गया। फिर देखिए, इसमें ओथ टेकिंग की गई, बहुत सारे मैसेकर को कमेमोरेटेड किया गया। तो ये सब कुछ देखता है। वेट मेजर्स एबोलिश कर दिया गया, कस्टम ड्यूटीज, रीजनल डायलॉग जितने भी थे, रीजनल डायलॉग उसको डिस्करेज किया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, और यहाँ पे पेरिस जो था, पेरिस को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया कि सब पेरिस मेरिडियन होगा। ठीक है, और डिस्पोटिज्म को खत्म करके नेशन स्टेट के बनाने के लिए जान रहे थे, मैंने आने की संभावना थी, संभावना क्या थी, आने की थी, और उसी लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद जैकोबिन क्लास जो था,
जैक्विन क्लास जो मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल था, फ्रेंच आर्मी जो थी वहां पे, तो कहाँ कहाँ गई इस सबको लाइब्रेरी को आइडियाज को पहुंचाने के लिए, कहाँ कहाँ गई, तो हॉलैंड गई, फिर बेल्जियम गई, स्विट्जरलैंड गई, इटली गई, कहाँ कहाँ, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली गई। फिर सिविल कोड जो नेपोलियन का है 1804, यहाँ पे 1806 और कुछ करके दे सकता है, तो 1804 है, इसको याद रखिए। नेपोलियन कोड है और कुछ के कोड नहीं है, तो इसीलिए इस रूल को नेपोलियन कोड 1804 बोला गया। ठीक है, इसमें इसके तहत क्या क्या हुआ, तो जितना ओल्ड प्रिविलेज था उसको एबलिश कर दिया गया, और जो भी मतलब बेस्ट ऑफ बर्थ था वो पूछ देगा किस पे बेस्ट था, तो पर बेस्ट ऑफ बर्थ था। फिर जाके देखिए इधर इक्वलिटी बिफोर लॉ जो था उसको लाया गया, इस्टेब्लिश किया गया। फिर उसके बाद सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को सिक्योर किया गया। फिर जाके जितना भी कोड ये सब था ट्रांसफर कहाँ गया, कहाँ था, जितना फ्रेंच कंट्रोल था एरिया उसमें ये कोड को ट्रांसफर किया गया, क्योंकि जहां अटैक करता था वहीं पे वो डाल देता था। फिर देखिए फिर जितना भी एबोलिश किया गया, क्या जितना भी फ्यूडल सिस्टम था उसको एबोलिश कर दिया गया। फिर एबोलिश किया गया, पीजेंट के अंदर सर्फडम थे, लैंड होल्डर्स जो थे वो सर्फडम रखते थे, सर्फ रखते थे, इसलिए उसको सिस्टम को खत्म कर दिया गया। फिर मोनार्शियल ड्यूज था, कर्ज था बहुत बड़े बड़े लोगों का उनके ऊपर बेचारे को, तो फिर उनको भी खत्म कर दिया गया। फिर क्या किया गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंप्रूव किया गया, और ये सब कहाँ किया गया, जितने भी ऐसे थे ब्रुसेल्स, मेंज, मिलन, वारसा, ये सब में किया गया। तो कहाँ किया गया, वारसा में किया गया, मिलन, मेंज और ब्रुसेल्स में किया गया। ठीक है, तो ये सब वो याद बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया। फिर उसके बाद हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, फ्रेंच आर्मी को हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो दूत थे, और वो हार्बिंजर नहीं दूत, वो हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी थे। लिबर्टी स्वतंत्रता के दूत थे, जो आते थे उनको ऐसा समझा जाता था इन सभी इलाकों में। ठीक है, तो इस तरह से ये एरिया खत्म हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या हुआ कि जब फ्रेंच लोग गए वहां पे, तो सबको शुरू में तो हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी के नाम से जाना गया, लेकिन बाद में हॉस्टिलिटी में ये टर्न कर गया था। क्यों टर्न कर गया, तो ये है जो सेंसरशिप था वो लागू कर दिया गया, इनकम टैक्स जो था टैक्स उसको बढ़ा दिया गया, जो भी है लैंड टैक्स को इंक्रीज कर दिया, और जितना भी फोर्स कंस्क्रिप्शन किया गया, मतलब जितने भी गरीब लोग थे विलेज के, या विलेज के लोग जो भी थे अमीर गरीब जो भी, उसको कंस्क्रिप्शन जानबूझ के उसको जबरदस्ती उसको डाला गया। ठीक है, तो बहुत सारे काम किए गए, क्योंकि ये नेपोलियन जो ऑर्डर देता तो हैंड इन हैंड नहीं जा पाता था, दिक्कत होता था, तो ये अपने फैमिली मेंबर्स को ही वहां पुट अप करके रखे हुए थे। तो इस तरह से 1815 में मिड 19th सेंचुरी पूछ देगा, मिड 19th सेंचुरी 1815 के पहले क्या नेशन स्टेट थे, तो यस नो नहीं थे, नेशन स्टेट के पहले नहीं बने हुए, तो उनका अभी उद्भव नहीं हुआ था, इमर्जेंस नहीं हुआ था। इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड डिवाइडेड इनटू, किसमें डिवाइड थे, तो डचीज में, कैंटन्स में, किंगडम में, ये सब डिवाइड थे, और इनको ऑटोमनस टेरिटरी था। ऑटोमनस का मतलब होता है स्वायत्त का राज्य, खुद का राज्य, खुद राजा होते थे वहां पे। तो फिर यहाँ पे हर्ब्स एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी में हर्ब्स एम्पायर था, पूछ देगा ऑस्ट्रिया हंगरी में किसका चलता था, तो हर्ब्स एम्पायर था। फिर उसके बाद अल्पाइन रीजन में कौन कौन क्षेत्र आते हैं, तो टायरोल, ऑस्ट्रिया, सडरलैंड और बोहेमिया भी आते थे, और इसके ये यहाँ पे क्या बोली जाती थी, जर्मनी बोली जाती थी, ये सब पूछ सकता है। फिर देखिए ये जो हाफ हंगरी है वहां पे क्या बोला जाता था, हाफ हंगरी में मग्यार बोला जाता था, ये पूछता है, हाफ हंगरी में मग्यार बोला जाता है। गलेशिया में पोलिश बोला जाता था। सोसाइटी जो साउथ में थे वो क्रोस्ट थे, और ईस्ट में ह्यूमंस रहते थे, जैसे भी कहीं कहीं कभी कभी पूछ सकता है। डोमिनेंट क्लास कौन था, तो वही थे, और अरिस्टोक्रेसी क्लास डोमिनेंट क्लास था, प्रभावकारी क्लास था। ठीक है, जो वहां पे आपस में स्मॉल ग्रुप में थे और टाइट करते, मैरिज टाइट करते थे। ठीक है, मैरिज आपस में किया करते थे, और इनको ब्रिटिश में भी क्या बोला जाता था, तो फ्रेंच बोला जाता था। ये भी पूछ सकता है, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन माइंड में रखो, एकदम जैसे बता रहा हूँ वैसी लाइन में रखते जाओ, खट 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 जवाब दे दोगे। डोमिनेंट क्लास हो गया, मेजर ग्रुप, मेजर पीजेंट्स लोग थे, मेजर जो ग्रुप थे वो पीजेंट्स थे, वहां बहुत सारे पीजेंट्स रहते थे, लैंड होल्डर्स भी, छोटे बड़े भी। ठीक है, तो इस तरह के ये भी था। वेस्ट और सेंट्रल यूरोप में क्या था, तो वेस्ट और सेंट्रल यूरोप में आपका ये लोग आ गए, इंडस्ट्रियल स्थापित होता था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता था, कमर्शियल क्लासेस थे। ठीक है, और सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जर्मनी में सबसे बाद में आया, तो 19th सेंचुरी में जर्मन में आया, तो पूछ देगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था, सेकंड ऑफ द 18th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी में जर्मन में हुआ। फिर इसके बाद लिबरल मिडिल क्लास, लिबरल मिडिल क्लास जो थे ये अरिस्टोक्रेसी प्रिविलेज को एंड करने का इसका एम था, मतलब अरिस्टोक्रेसी जो प्रिविलेज मिलते थे, जो उनको सुविधाएं मिलती थी उसको खत्म कर दो। फिर उसके बाद जो आइडिया ऑफ लिबरलिज्म जो है अर्ली 19th सेंचुरी में आया, और इसका लिबर का मतलब होता है लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं फ्री कर देना, फ्री, लिबर मींस फ्री।
फिर उसके बाद देखिए लिबरलिज्म एंड ऑफ लिबरलिज्म का चाहती थी एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी हो, इन वायलेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, ठीक है, करके प्रिविलेज था वो सब नष्ट हो जाए इसमें, ये सब भी था। फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो है लिबरल डेमोक्रेसी से ही आया, लिबरल डेमोक्रेसी से ही फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस आया, ठीक है। फिर जैकबिन क्लब एडल्ट मेल लोग जितने उन्हीं को एडल्ट इसको सफरेज यूनिवर्सल सफरेज के बारे में उसमें नहीं सोचा गया था, एडल्ट मेल सफरेज को एबव 21 इयर्स ओल्ड जो है शॉर्ट पीरियड के लिए इसमें एबव नहीं, इसमें बस एडल्ट के लिए दिया गया, तो मतलब वही एबव 21 इयर्स ओल्ड को कुछ ही समय के लिए दिया गया, ज्यादा देर के लिए नहीं दिया गया, ठीक है। तो और क्या था कि नेपोलियन ने जो भी वीमेन का स्टेटस था वो माइनर कर दिया था। क्यों माइनर कर दिया था? वो समझते थे कि जो स्त्रियां जो होती है मैंने वीमेन जो होती है वो शादी के पहले तो फादर के अंदर में और शादी के बाद हस्बैंड के अंदर में आती थी, इसलिए उसको माइनर स्टेटस दे दिया गया था। तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। जैकबिन क्लब का ऐसा हो गया। फिर उसके बाद जब जर्मनी में जो सब नेपोलियन ने सब कुछ कर दिया था, तो उसके बाद 39 जो कन्फेडरेसी थे, कन्फेडरेसी मतलब संघ होता है, जो स्टेट्स ऑफ द 39 जिसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो पूछ देगा कितने कंट्रीज कितने स्टेट जो कंट्रीज के अंदर थे जिसको छोड़ दिया, 39 स्टेट थे उसको छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद जो है और इसमें 1833 में ट्रेडर्स लोग जो थे बहुत सारे बैरियर्स बने, 11 बैरियर्स पार करके जाते थे, 11 बार उन पर टैक्स लगता था, ठीक है। तो और ये टैक्स कितना लगता था? तो कस्टम ड्यूटी 5% लगते थे, कस्टम ड्यूटी कितना 5% लगते थे। फिर ये बैरियर्स जो हो गया, ये मेजरमेंट ऑफ जो क्लोथ का मेजरमेंट करते थे उसका नाम था इला, जैसे यहाँ डिस्टेंस में मीटर में नापा जाता है वैसे यूनिट वहां पे कपड़े का इला था, इले इले इले, इसको याद करके रखिएगा। फिर उसके बाद 1834 में जो है कमर्शियल यूनियन एक बनाया गया, कस्टम यूनियन, जिसका नाम था जिबलिन ये प्रूसिया ने बनाया और उस प्रूसिया में बनाया गया था। और इसका जो था इसमें करेंसी जो है 30 से 2 कर दिया गया, करेंसी पैसा थोड़ी और क्या, ठीक है। तो पैसे ही याद करते रहिए, कट 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 कट। कंजर्वेटिव जो थे, कंजर्वेटिव किसको? जो चर्च को बढ़ावा दे, सोशल हियरार्की को बढ़ावा दे, जो फैमिली है उसको मतलब फैमिली को प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करके रखे, मतलब उसको खत्म ना होने दे, तो और मोनार्ची को भी। तो इस तरह से इस सबको पूछ सकता है कि क्या क्या संबंधित है इससे कंजर्वेटिव से। 1815 में जब नेपोलियन का जब ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था 1815 में, तो उस समय नेपोलियन डिफीट कर गया था, तो इसमें 4 स्टेट उसको मिलकर डिफीट किए थे, ठीक है। तो उसमें आ गया ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ठीक है। ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, ये 4 थे। कौन कौन से थे? तो ब्रिटेन थे, रसिया से प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। इसमें ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, ब्रिटेन, और ये याद करके रखिएगा। ट्रीटी ऑफ वियना का सेटलमेंट जो हुआ था ये यूरोप का सेटलमेंट हुआ था। यूरोप को अलग भागों में तोड़ के इसको अलग अलग स्टेट को दे दिया गया और उसको केवल 39 नेपोलियन को छोड़ के रखा था जो स्टेट थे, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना ये किसके अंदर में होता? ये एक ऑस्ट्रिया का ही चांसलर था मेटरनिच, उसके अंदर में ये किया गया था। फिर उसके बाद कांग्रेस है। फिर बेल्जियम को इसके तहत ही 1850 में इसके तहत ही बेल्जियम को किसको दे दिया गया? नीदरलैंड को दे दिया गया। जेनेवा को पिडमेंट में मिला दिया, सर्डिनिया को भी पिडमेंट में मिला दिया गया। देखिए गाना में ये जेनेवा को पिडमेंट में मिला दिया गया। प्रूसिया को एक रशिया को कुछ भाग मिल गई, प्रूसिया एक अदर कंट्री बना दिया गया। फिर नॉर्थ इटली को ऑस्ट्रिया के अंदर में दे दिया गया। सैक्सोनी, प्रूसिया पूछता है, सैक्सोनी को ऑस्ट्रिया के अंदर में दे दिया गया। इस तरह से बहुत काम किया गया उसमें। और 1850 में इसको पूरा ऑटोक्रेटिक बना दिया गया। पोलैंड को रसिया को दे दिया गया। इस तरह से क्या हुआ कि फिर से कंजर्वेटिव रूल स्थापित न हो सके या लाइबरल फिर से आगे ना बढ़ सके, इस तरह से ऐसे किया गया। अलग अलग स्टेट रहेगा, बटे हुए रहेंगे तो कैसे होगा? जैसे हम लोग पहले बटे थे, आज एकदम स्वतंत्र है कि नहीं? इस तरह से फिर क्या हुआ? सेक्रेट सोसाइटी, मालूम है मेजनी के बारे में, जो 1799 में हुआ। 1790 में जो इसका जैकबिन क्लब का स्थापना कर दिया था और सब अलग अलग देशों में लोगों को भेज के वहां पे मिडिल क्लास एजुकेटेड को यही मेजनी जो किया था। तो मेजनी का बॉन्ड जो हुआ था 1807 में जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेवा में। कब हुआ था? तो 1807 में हुआ था जेनेवा में। और यह कौन सा ग्रुप का था? तो कार्बोनारी ग्रुप का था, कार्बोनारी ग्रुप, इसको याद रखेगा। और 1831 में लुगारिया भाग गया था, क्योंकि इन लोगों पे कंजर्वेटिव रूल का ज्यादा शासन हो गया, तो ये भाग गया था, ठीक है। दबाव दिया गया मेजनी को, तो ये चला गया था। तो याद रखिएगा कि 1831 में यंग इटली,
तो मर्सिडीज में यंग इटली का 1831 में किया था, 1834 में यंग यूरोप का किया था। कहाँ किया था? तो बर्न में किया था, ठीक है। कहाँ किया था? यंग यूरोप को बर्न में किया था। इसलिए मेजनी नेशन, मेजनी का दो तीन कहावत है, तो एक कहावत जो है कि नेशन नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड है। नेशन जो होता है नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, जो बिस्टोड बाय गॉड, जो गॉड के द्वारा गिवन बाय गॉड, गॉड के द्वारा दिया गया है। एंड जो सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनाने का, दैट वाज द एम ऑफ मेजनी। So it is the very important parts of this European nationalism. So just we have to encourage your mind and get your mind. If you have some question about it, just you can answer all the questions. Okay, no doubt should be. मेजनी हो गया। देखो मेटरनिच जो था, मेटरनिच क्या कहता था? द मोस्ट डेंजरस पीपल, द मोस्ट डेंजरस मैन, किसको बोला था? मेजनी को बोला था। और यह कंजर्वेटिव रूल का दुश्मन है। मेजनी क्या है? द एनिमी ऑफ द कंजर्वेटिव रूल। ये कौन बोलता? मेटरनिच ने बोला था। तो और ये भी बोला था कि जब फ्रांस स्नीज करता है, व्हेन द फ्रांस स्नीज ऑल द यूरोप कैचेस कोल्ड, सब पूरा यूरोप को कैचेस कोल्ड हो जाता है, मतलब सर्दी खांसी बुखार हो जाता है। समझा? इतना प्रभाव था उसका। तो इस तरह से मेटरनिच ने कहा था मेजनी को। इसलिए इस तरह से इतना जो है आप लोगों को पढ़ा दिया। और रिवॉल्यूशन 1830 के बारे में अगले वीडियो में आपको मिलूंगा। तब तक इसको अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फोन करके मेरे को पूछिए, मैं बताऊंगा सब चीज। और उसके बारे में डबल ट्रिपल बताऊंगा। तो ये अब आप बताइए, इतना मुझसे क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप जवाब दे देंगे? नहीं, एकदम दे देंगे, कोई डाउट ही नहीं है। एक दो बार वीडियो देख लीजिए, फिर इसके बाद कमेंट कीजिए और मेरे को जैसे शेयर कीजिए। नहीं तो कैसे आ पाऊंगा, है कि नहीं? शेयर कीजिए इसको, जो भी है सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, बहुत बहुत सुनने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।